नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बेरोजगारी आसमान छू रही है, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार की नींद टूट नहीं रही है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर को हम समझ लेते हैं। आसमान छूती महंगाई के बीच बढ़ती बेरोजगारी ने भी झटका दिया है। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच सच्चाई यह है कि देश में बेरोजगारी दर इस साल अप्रैल में बढ़कर 7.83% पहुंच गई। एक महीने पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.6% रही थी। अप्रैल में बेरोजगारी दर के मामले में गांवों के मुकाबले शहरों की हालत ज्यादा खराब है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 9.22% पहुंच गई। मार्च में यह दर 8.28% रही थी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर मार्च के 7.29% से घटकर 7.18% पर आ गई है। इस साल जनवरी में बेरोजगारी दर 6.57% रही, जो फरवरी में बढ़कर 8.10% पर पहुंच गई थी। हालांकि मार्च में इसमें गिरावट देखने को मिली थी। CMIE का कहना है कि महंगाई के कारण घरेलू मांग कम होने से अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त पड़ी है। सरकार ने 28 अप्रैल को जारी आंकड़ों में कहा था कि व्यापार, विनिर्माण और IT सहित 9 प्रमुख क्षेत्रों में अक्टूबर-दिसंबर में 4 लाख रोजगार पैदा हुए थे। राज्यों के हिसाब से देखें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 34.5%, राजस्थान में 28.8% और बिहार में 21.1% बेरोजगारी दर रहे, जबकि हिमाचल, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा में बेरोजगारी दर कम रही। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में मासिक आधार पर बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जबकि दिल्ली में ये बढ़ी है। अप्रैल में यूपी में बेरोजगारी दर मार्च के 4.4% से घटकर 2.9% रह गई है। इस दौरान दिल्ली में ये दर 8.9% से बढ़कर 11.2% पहुंच गई। उत्तराखंड में भी बेरोजगारी दर बढ़कर 5.3% पहुंच गई, जो मार्च में 3.5% रही थी। वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने नौकरी देने का सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, जबकि सच्चाई यह है कि किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में देश के श्रम बाजार में 38 लाख की गिरावट आई है, जो पिछले 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि इस दौरान 38 लाख लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। CMIE का कहना है कि सफलता नहीं मिलने पर हताश इन लोगों ने रोजगार की तलाश भी बंद कर दी है। इनका कहना है कि उनके लिए कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है, यानी जो युवा हैं उनमें एक निराशा बन गई है और नौकरी की तलाश ही छोड़ गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खेमचंद शर्मा बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, कपिश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और प्रोफेसर अमन अग्रवाल, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बड़ा ढिंढोरा पीता जाता है इलेक्शन से पहले, इतने लाख नौकरियां दे देंगे, उतने लाख नौकरियां दे देंगे, युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिवारों को बड़ा ढांढस बनाया गया। ये हवाई दावे थे। इलेक्शन से पहले बड़े जोश में नजर आते हैं, उसके बाद फिर कहीं कोने में दुबक जाते हैं, उस पर कोई बयानबाजी नहीं होती। ये कैसे बेरोजगारी की खाई पटेगी? जो युवा है बेरोजगार, उसने तो नौकरी तलाश नहीं छोड़ दिया। पता नहीं आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस समय जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है, जिस तरीके से स्टार्टअप का ट्रेंड आया है, जिस तरीके से लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि अभी जो इस समय रोजगार की जो स्थिति है वो फार बेहतर है। पहली सरकारों से तो बहुत अच्छी है। आज लाखों की संख्या में आप जो पोर्टल पे जाइए, सर्विस सेक्टर में बूम आया हुआ है, उचित कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कहाँ बूम है सर, जरा बताइए तो कहाँ बूम है? बता दीजिए। हरियाणा में तो बहुत दयनीय स्थिति है आपकी। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप Naukri.com पे चले जाइए, मॉनिटर पे चले जाइए, हेरिस पे चले जाइए, आप देखेंगे ये सारी सरकारी कंपनियां हैं सर। IT कंपनी, ये सारी कंपनियां सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं जी।
और पूरी आप कहो कि जनसंख्या को सरकारी कंपनियां नौकरी दे सके वो तो पॉसिबल है नहीं। तो आज मार्केट में जॉब है, उचित कैंडिडेट सर पेपर लीक हो रहे हैं, आधा दर्जन से ज्यादा यूपी में पेपर लीक हो जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं बेरोजगारों पर। आप कह रहे हैं कि नौकरियां इतना ही, हैरानी की बात ये कहते हैं जब लगता है कि बड़े इत्तेफाक होता है आप कहते हैं पता नहीं आपको। अच्छा रहेगा, आप सम्मानीय एंकर हैं, एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं भी जवाब दे पाऊंगा। अब रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में एक समय जो बेरोजगारी दर है वो 2.9 है। किसी जमाने में 18% हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी के जमाने में 20% हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ 25 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ बेरोजगारी दर 2.9% है। इसका मतलब जोरदार तरीके से काम हो रहा है। कुछ जगह कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कई जगह प्रॉब्लम्स हैं, कई जगह हमारे अपोजिशन की सरकारें हैं जो सही से काम नहीं कर रही है, वहां पे भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। कुछ जगह जहाँ पे कृषि पे प्राथमिकता है, कृषि पे डिपेंडेंसी है, वहाँ पे अल्प बेरोजगारी होती है। उनके पास रोजगार है लेकिन वो फुल टाइम के लिए नहीं होता, वो समटाइम अपने आप को बेरोजगार भी मानते हैं, अपने आप को रोजगार वाला भी मानते हैं। ऐसे लोग कई बार जॉब ढूंढते हैं, कई बार लोग नहीं ढूंढते। पर्टिकुलरली जिनके पास जमीन होती है उसमें से कुछ लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर लोग उनका मन ही नहीं होता कि वो अपनी जमीन को छोड़ के बाहर उद्योग धंधे करें या काम धंधे करें, नौकरी कैसे करें। तो इस तरीके से कह देना कि भाई इतने % है ग्रामीण क्षेत्र में। अब क्योंकि इस समय फसल कट रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी बार फसल भी अच्छी हुई है और वहाँ के रिजल्ट भी आपके अनुसार भी बेटर आए हैं। शहरों में हाँ, क्योंकि महंगाई की वजह से कुछ जगह पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रीजन, आप तो महंगाई पर भी बड़ा दावा करते थे कि महंगाई कम कर देंगे, महंगाई तो आसमान छू रही सर, परेशान है हर तरफ आदमी। महंगाई को भी आप कंपेयर कर लीजिए, महंगाई को आप पड़ोसियों से कंपेयर कर लीजिए, हाँ, करवा लीजिए सर, दूसरी बड़ी इकोनॉमियों से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज विश्व की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उनसे हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप कंपेयर करेंगे तो आपको वो सस्ते मिलेंगे, मैनेज। चलिए हम कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बता दें, हम जरा प्रोफेसर साहब के पास जाते हैं। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, खेमचंद जी आएंगे। हम तो जो जानकार व्यक्ति है उससे हम बता देते हैं, वही आपको परिचय करा देंगे कि असली डेटा क्या है महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। अमन जी आप जरा बताइए, आंकड़े पेश कीजिए, क्योंकि हमारी बात तो शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कह देंगे कि आप सम्मानीय एंकर हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप जरा सही डेटा पटल पर रख दें ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लग जाए और सरकारी आंकड़ों को भी आंकड़े भी जो हैं सामने आ जाएं कि सच्चाई क्या है। देखिए जी, जो आंकड़े की रिपोर्ट दे रही आपसे तो बड़ी है जी। अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो अप्रैल के महीने में ये देखने में आया, उनके अपने आंकड़े अगर लेके चले, पिछले साल का अप्रैल देखें उसे पिछले साल का अप्रैल देखें तो अप्रैल के महीने में स्पेसिफिकली देखा जाता था कि बेरोजगारी जो है बढ़ती है और स्पेंडिंग भी थोड़ी कम होती है। उसके बाद फिर वापस नॉर्मल सेंस पे आती है। जहाँ तक सरकारी जॉब की बात है उसमें वैकेंसी करीबन हर एक महकमे में 30 से 35% की वैकेंसीज हैं जिनको अभी तक भरा नहीं गया है। और वो कोई भी राजेश्वर हो, सभी राजेश्वरों का यही हाल है कि वहाँ पे जो नौकरियां हैं भरी नहीं जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी लेड हो या किसी और स्टेट का लेड हो। इस सरकार का एक मुहिम भी रहा है कि लेस गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट का। उसके तहत वो करना भी चाहते हैं, पर उसको तहत करने के लिए और चीजों में बढ़ोतरी करनी जरूरी है, जैसे प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की बात है और सेक्टर की ग्रोथ की बात है, तो वहाँ पे बढ़ोतरी करनी जरूरी है। पर उसके अंदर भी हमें ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे पा रही है क्योंकि अभी देश जो है कोविड के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो स्पेंडिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे निकल के बाहर निकल रहा है। तो ग्रोथ मोमेंटम तो दिखाई दे रहा है पर पूरी तरह ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक जो सरकार ने स्कीम निकाली थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत काफी सारे खर्चे किए गए हैं। पिछले साल भी देखा गया कि रोजगार बढ़ा है और इस साल भी अभी फरवरी के अंदर जब अनाउंस किया निर्मला सीतारमण जी ने बजट के अंदर, उसके बाद काफी सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे मारुति हो चाहे और कंपनियां हो, और उन्होंने इलेक्ट्रिक गुड्स के अंदर, सोलर के अंदर और चीजों के अंदर, ईवी के अंदर निर्देश किया है कि हम इतने करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं और उससे जॉब जनरेशन होगा, हर एक लेवल का जॉब जनरेशन होगा। पर उस जॉब जनरेशन के अंदर कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन कैसी इंडस्ट्री है। जैसे मारुति उद्योग में तो इमीडिएट जॉब जनरेशन हो सकता है, पर जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, कोई स्टार्टअप इंडस्ट्रीज हैं, उनको कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा पूरा सेटअप करने में, जाके उसके बाद फिर जॉब जनरेशन होंगे। तो जॉब जनरेशन की स्कीम्स तो हैं पर वो अभी जब तक धरा पे नहीं उतरेंगी प्रॉपरली तब तक उनको करना मुश्किल रहेगा। जी,
लेकिन ये कहा जा रहा है, चलिए कोविड का आपने एक हवाला दिया है, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगार युवक बताया जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक कि लोगों ने नौकरी तलाश करनी तक छोड़ दी है, तो ये जो जिन रोजगार की ये बात कर रहे हैं वो किस तरह के रोजगार है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें एक जो दुविधा ये आ रही है कि जो हमारा एकेडमिक जो प्रोसीजर था इवैल्यूएशन का, पढ़ाने का, वो काफी हद तक घटता नजर आ रहा है और ये पेपर लीक की जो आ रही है वो हर एक ब्रांच में नजर आ रही है और वो इसीलिए आ रही है कि उनको बस पास कर दिया जाए, वो काम कर सके ना कर सके, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाती हैं लोगों को, फिर वो काम कर सके ना कर सके, ये उनकी स्थिति नहीं रहती है। और वो जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर वो जॉब की आशा भी छोड़ देता है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हो जाती है कि जो डिग्री मिली है उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। अब आता है नहीं आता है वो उसको कोई देखने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए जो स्थिति हो रही है वो इस वजह से ज्यादा लक्षित हो रही है, क्योंकि जो लोगों को डिग्रियां मिल रही हैं वो मिठाइयों की तरह बढ़ती नजर आ रही हैं और इसीलिए ये पेपर लीक का रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहा है। लेकिन शायद उतने रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, युवा जो है वो डिग्री लेके ज्यादा निकल रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार कैसे होंगे? जब आप कोई चीज को जानेंगे तभी तो आप रोजगार के काबिल होंगे। कोई इंडस्ट्री होगी, सिर्फ सरकार है जो एक सिर्फ डिग्री के बेसिस पे या एग्जामिनेशन के बेसिस पे ले सकती है। बाकी जो भी कंपनियां होंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई मीडिया हाउस हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे कॉम्पिटेंस देखना जरूरी है, काम आना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको डिग्री होना जरूरी है। बिल्कुल। कपिल जी से भी हम पूछ लेते हैं कि वो कितना इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी की बातों से। कपिल जी, विरोधी दल अक्सर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं और चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुनाया भी गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, पेपर लीक हुए, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, एमपी में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई। आप लोग मुद्दे को भुनाते हैं, जोर शोर से उठाते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हवाई बातें कर रहे हैं, जबकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। देखिए, जो सीएमआई के ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको आंकड़े उपलब्ध कौन कराता है? जी, हमारी सरकारें उपलब्ध कराती हैं, डिपार्टमेंट उपलब्ध कराते हैं। तो जो जैसा चाहते हैं मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? एनसीआरबी के आंकड़े हैं जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों ने आत्महत्याएं की। नहीं, आंकड़े फिर कहां से उठाए जाएं? किसके आंकड़े मानेंगे आप ही ला के दे दीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं, आप जो है सीएमआई के आंकड़े उठा लीजिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आंकड़े उठा लीजिए, दोनों की हकीकत से आप देख लीजिए कि कौन ज्यादा सही है। और मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में एक श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती है कि उसने पिछले 5 साल में किन किन डिपार्टमेंट में कब कब नौकरियां दी। आप पकौड़ी चलने को अगर आप कहते हैं कि रोजगार पा लिया, किसान के यहाँ अगर 4 मजदूर काम कर लिए तो वो आप कहते हैं कि वो रोजगार पा गया। और जिसको आपने ये कहा मनरेगा को कि ये मूर्खता का स्मारक है, आज वही मूर्खता के स्मारक को आप जोड़े हुए हैं अपने रोजगार में। तो सबसे ज्यादा तो यही है। मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये संविदा पे रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं लोगों को, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देते हैं अगले तक जाता नहीं है। गोरखपुर के अंदर एक मूक बधिर स्कूल है जहां 6,000 रुपए पे चौकीदार और उनकी सेवा शुल्क के लिए लोग रखे गए हैं और जो ठेकेदारों को भुगतान होता है वो प्रत्येक का 20,000 रुपए होता है। पिछले 6 महीने से वो तनख्वाह नहीं पाए। तो ऐसे में क्या इनको रोजगार में गिन लिया जाए कि ना गिन लिया जाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भाजपा की सरकार थी योगी जी की, मैं उत्तर प्रदेश में विशेष करके कह रहा हूं कि जब इन्होंने अपने पिछला जो इनका श्वेत पत्र था उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष देंगे और टोटल 70 लाख रोजगार देंगे, यानी वो 4 लाख सरकारी नौकरियां थी। और आपने पिछले 5 साल में जो आपने आंकड़े दिए भी वो विदिन 5 लाख है। तो आप तो अपने आंकड़े पे कहीं खड़े नहीं है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, इन्होंने श्रम अनुभाग के अंदर जिस तरीके से आंकड़े जारी करना 2019 में ही बंद कर दिया था, वो सबको पता है कि इलेक्शन के पहले इन्होंने बंद कर दिया और साल भर तक बंद रहा। और श्रम के में जब आप लोग ही नहीं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार जो हमारे कार्यालय थे उस पर आप ले ही नहीं रहे हो कि कितने बेरोजगार हैं, तो आप आंकड़े कहां से उठाकर दिलाए? खेमचंद जी, 2 बड़े सवाल खड़े किए हैं कि जब आपने श्रम अनुभाग के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए तो सही आंकड़े लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे?
दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया गोरखपुर का, कि गोरखपुर में कई लोग ऐसे हैं जिनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। देखिए, दो चीजें हैं जी। एक, ये सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार की एजेंसी ने इकट्ठे किए हैं, उनके अपने रिसोर्सेज हैं, उनके सोर्सेज हैं, उनके अपने लिंक हैं। अगर आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हो तो बात अलग है, तो आप वहाँ आरटीआई कर सकते हो, पूछ सकते हो। मेरे को भी इंफॉर्मेशन नहीं कि उन्होंने किस तरीके से, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है, जिस तरीके से और सरकारों ने कोऑपरेट किया है, ये ऑथेंटिक डेटा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है, 2.9 है, ये भी ऑथेंटिक डेटा है। क्योंकि पिछले 2 साल में 5 लाख तो हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा जो सेल्फ रोजगार है, जो स्वरोजगार की आप बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रोजगार है उसको हमने पैदा किया, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी आती है, जिसके माध्यम से रोजगार पैदा हुआ। सरकार की क्या भूमिका होती है? अब दूसरा सुन लो भैया, सुन लो, आप हमें बता दीजिए, परिभाषित कीजिए कि स्वरोजगार क्या होता है, और हमें ये बताइए कि उसमें सरकार का क्या योगदान होता है। क्वेश्चन हो गया आप मुझे बताइए, 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गई, आप नौकरियां कहाँ दे रहे हैं? कपिल जी सवाल का जवाब सुन लीजिए। 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गई है, कपिल जी नौकरी कहाँ दे रहे हैं? वो दे रहे हैं, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। खेमचंद जी, इस बात को क्लियर कर दीजिए। खेमचंद जी, ये जो आप शब्दों का जो खेल करते हैं ना, आप लोग बड़ा मतलब जबरदस्त तरीके से करते हैं, जनता बेचारी गुमराह हो जाती है, जिनको नहीं समझ में आता वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो ये कह रहे हैं स्वरोजगार और रोजगार में अंतर जरा क्रिएट बता दीजिए, डिफरेंस बता दीजिए। परमिशन दीजिए प्लीज, अलाउ मी टू स्पीक। जी। एक सरकार चल रही है, अगर एक स्टेबल सरकार है, अच्छा कानून व्यवस्था है, कानून का राज है वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, तो रोजगार जनरेट होता है। इसको गुंडागर्दी कहते हैं, इसको गुंडागर्दी कहते हैं, परेशानी कहते हैं। मैं भी आपको कपिल जी आ रहे हैं आपके पास, कपिल जी बात तो पूरी करने दीजिए, कपिल जी बात पूरी रख लेने दीजिए, आपके भी सुनेंगे। कपिल जी, जब तक वो जवाब नहीं देंगे हम कैसे सुन पाएंगे? कपिल जी, उन्हें बात रखने दीजिए। कपिल जी, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, आपको भी मौका देंगे। जो अच्छी सरकार होती है वहीं पे इन्वेस्टमेंट होती है, जो अच्छी सरकार होती है वहीं पे अच्छा माल होता है, और जो अच्छा माल होता है वहीं पे प्राइवेट जो जॉब है या प्राइवेट पैदा होता है। कपिल जी, खेमचंद जी एक मिनट, खेमचंद जी एक मिनट। कपिल जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपका अगर वो जवाब नहीं देंगे तो कैसे सुन पाएंगे हमारे दर्शक? कपिल जी, अगर सवाल का जवाब चाहिए तो आपको शांत रहना होगा थोड़ी देर। कपिल जी, पहले हम जवाब सुन लें, हम आपको भी मौका देंगे, हम हर किसी को एक एक करके मौका दे रहे हैं, लड़ने से कोई फायदा नहीं। प्रबुद्ध वर्ग जो है अपनी बात को रखता है, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए, ताकि हम तीसरे मेहमान को भी मौका दे सके। देखिए कपिल जी से अनुरोध करता हूँ, आप पढ़िए, यूरोप का पढ़िए, अमेरिका का पैटर्न पढ़िए, कहीं का भी जहाँ रोजगार कैलकुलेट किया जाता है या अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों को साथ में मिला के कि इतना एम्प्लॉयमेंट दिया गया, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरीके से किया जाता है। आप कहते हो कि सरकार का कंट्रीब्यूशन, ये सवाल नहीं है, उनका सवाल ये है स्वरोजगार और रोजगार में फर्क बताइए, स्वरोजगार रोजगार में फर्क बताइए, सरकारी नौकरियां कितनी दी गई उसका आंकड़ा बताइए। आपका कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन सरकारी रोजगार है वो रोजगार की कैटेगरी में नहीं आता? आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जो आम जनता को समझा सकते हैं, प्रबुद्ध वर्ग को। आप मैं आम जनता, प्राइवेट कंपनियां नौकरी देंगी तो वो सरकार के अकाउंट में चला जाएगा। कैसी बातें करते हो? अरे वो सरकार के अकाउंट में कैसे नहीं जाए? प्राइवेट कंपनी क्यों नौकरी देगी? कितनी आ गई है प्राइवेट कंपनियां बाहर से, बताइए। आप पे सवाल खड़े हुए, कई प्राइवेट कंपनियां बाहर चली गई। 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आया कहाँ से? 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आया, आंकड़ा है कोई आपके पास? आपके पास आंकड़ा है? आंकड़ा है किन किन क्षेत्रों में आया, बता दीजिए। अपने व्हाइट पेपर किन किन क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में आया? सुन लो, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, कृषि,
हम लोगों ने हर जगह एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। और जो हमारे मजदूर भाई बहन दूसरे राज्यों से वापस आए, उनकी हमने स्किल मैपिंग की, उनको हमने ट्रेनिंग दी और उनके घर के पास, गांव के पास, टाउन के पास। सर हरियाणा में आपकी सरकार है सर, 23.4% है, 23.4% है बेरोजगारी का आंकड़ा सर, कहाँ है आप? यूपी पे स्टिक करिए, आप यूपी पे स्टिक करिए। 2.9 जिस डेटा पे आप बात कर रहे हो वहीं पे करो, वहीं पे लिखा हुआ है। और 2% से ज्यादा हमने प्राइवेट एक मिनट खेमचंद जी, खेमचंद जी एक मिनट, खेमचंद जी एक मिनट, खेमचंद जी उसको कृषि सपोर्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया है। आज मनरेगा के तहत जो खेतों में मेन डाली जाती है वो डाली जाती है, ठीक है, हम समझ लेते हैं, अमन अग्रवाल जी से समझ लेते हैं। अमन जी दोनों से सहमत नजर आ रहे हैं, स्वरोजगार को रोजगार दोनों को काउंट कर रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए जी, जब रोजगार की बात आती है तो कोई भी सरकार हो, दोनों ही को रोजगार में लगाया जाएगा। पर अगर कोई अपने आप को बेरोजगार दिखा रहा है और अपना धंधा भी कर रहा है, तो अब वो सरकार तो उसको जब सरकार के आंकड़ों में लेगी तो उसको बेरोजगार के आंकड़ों में लेगी, क्योंकि उसने अपने बेरोजगारी के हत्ते के लिए जो बेनिफिट दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें उसको एनरोल करवा रखा है उसने, तो इसलिए उस तरीके से लिया तमाम इस तरह के आंकड़े भी सामने आए हैं जिसमें लोगों ने रोजगार की तलाश करना ही छोड़ दी। नहीं, आप इतने निराश हो गए। आप ठीक कह रहे हैं कि काफी सारे आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे रोजगार छोड़ना लोगों ने छोड़ दिया। इवन पढ़ने के लिए बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं उसका देखना जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो डर कोरोना की वजह से, और कोरोना की वजह से हर एक फैमिली में कोई ऐसी फैमिली नहीं अछूती रही है जिसमें किसी ना किसी की डेथ नहीं हुई है कोरोना की वजह से। तो जो उसका जो महामारी का जो इम्पैक्ट हुआ है वो इतना खतरनाक है कि आदमी कहता है कि मैं जो अपना सेविंग की है उसे भी थोड़ा टाइम, यानी इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, कोविड की वजह से बेरोजगारी की दर बढ़ी है, यही कहना चाहते हैं। एक सेकेंड और दें आप जी। देखिए, जहां तक जो सरकार की बात है, हिंदुस्तान का 7.8% के करीब कह रहे हैं। अगर हम बड़े बड़े देश देखें, चाहे वो फ्रांस देखें, जर्मनी देखें, यूके देखें, यूरोजोन देखें, वहां पे भी करीबन 7.5 से 8% है, जबकि वहां पे बेरोजगार करीबन 2 से 3% रहता था। कुछ देश ऐसे भी हैं अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका जैसे, जहाँ पे 34-35% है। हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, वहाँ पे लेकिन सर वहाँ ऐसे वादे नहीं होते कि शुरुआत में इलेक्शन से पहले कह दिया जाए कि हम इतने लाख नौकरियां दे देंगे और उसके बाद 5 साल तक उस पर बात ही ना की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको अभी कहा कि इस समय 30 से 35% जो वैकेंसीज हैं सरकार के अंदर, चाहे वो सेंटर में हो, स्टेट में हो, स्टेट के अंदर हर एक राज्य में हो, विचार करना होगा। वैकेंसीज पड़ी हुई हैं उनको भरना जरूरी है, भरना होगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, चूंकि वक्त हमारे पास कम बचा है, लेकिन जो 37% नौकरियों की बात की, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाना भी बहुत जरूरी है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। नौकरी का मतलब, जैसा कि बीजेपी का पक्ष रख रहे थे खेमचंद जी, उनका कहना है कि आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को भी काउंट करेंगे और आप सरकारी नौकरियों को भी काउंट करेंगे। तो अपना अपना पक्ष भले ही सबका हो, लेकिन जो घुमावदार बातें वो जनता की समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए हम बड़े मुद्दों को उठाते हैं कार्यक्रम मुद्दा के जरिए, आगे भी इस तरह के मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही।